यहाँ की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री की 48% जनसंख्या 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इन सब की धज्जियां उड़ती हैं और इससे बड़ा कोई युद्ध हो नहीं सकता। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन उस चीज़ का क्या फायदा कि जब हम 6 बजे के बाद अपनी लड़कियों को बाहर भेज ही नहीं सकते। एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, लेकिन जब उसे थोड़ी दूर भी जाना होगा तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा रखा होगा। हमारा समाज 5% दहेज पकड़ाकर बेटी को दूर से घर विदा कर देता है। बाकी की 95% संपत्ति पर घर का राजा बेटा कुल दीपक ही राज करता है। प्लेन क्यों न चलाती हो, यहाँ तक कि फाइटर जेट क्यों न चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसको अपनी स्टेज तक धीरे धीरे चलकर ही जाना होता है और वो भी 4-5 लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन के लिए नकली राजा बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कहाँ करती है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि जब वो घर से बाहर होती हैं तब उन्हें खतरा होता है, तभी वो असुरक्षित महसूस करती हैं। या अनजान लोगों में जा रही होती हैं तब उन्हें खतरा होता है, या अनजान लोगों में सफ़र कर रही होती हैं तब उन्हें खतरा होता है, या अनजान लोगों में बैठी होती हैं तब उन्हें खतरा होता है। मैं भी अब तक यही सोचता था जब तक मुझे डेटा मालूम नहीं था, लेकिन अब मैं वो डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की डेट तक लड़कियों के ऊपर जितने भी फिजिकल वायलेंस केसेस हुए हैं उसमें से 70% केस पीड़िता के घर के अंदर हुए हैं, और आज की डेट तक जितने भी रेप केस हुए हैं उसमें से 90% रेप केस पीड़िता के घर के अंदर, पीड़िता को दूर के या पास के जानने वालों ने ही किए हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाएं, उससे ज़्यादा चांस है कि उसके पैसे उसकी मर्जी के बिना घर में ही ले लिए जाएं। हम 5 लाख लड़कियों को हर साल मार देते हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने आने ही नहीं दिया क्योंकि वो लड़कियां हैं, और ये सब निर्णय हम घर पर बैठ कर ही लेते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर साम्राज्य संपत्ति हर किसी के पास इतनी ज़्यादा है, इसलिए हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़के की ज़रूरत होती है। जो इंसान बीड़ी मांग के भी उधार पी रहा है ना, उसको भी अपना वंश चलाने के लिए एक वंशज की ज़रूरत होती है। तो आपको ये जो डेटा दिखाया जा रहा है वो सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का डेटा है, जिसे आप गूगल पर सर्च करके बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। तो अब ये डेटा देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि लड़कियां घर के बाहर के बजाय घर के अंदर ही अनसेफ हैं और लड़कियां लोगों की सेकंड पसंद बन गई हैं। भारत की जनसंख्या में 48% फीमेल और 52% मेल हैं, फिर भी इसके बावजूद भी हमारी 48% जनसंख्या लोगों की सेकंड पसंद क्यों बन गई है? इसका कारण बहुत ही आसान है। जो कमजोर होता है उसको दबाया जाता है, तो इसका मतलब लड़कियां कमजोर हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे पंगा वही लेगा जिसे पता हो कि आपसे लड़कर कैसे बचा जा सकता है। भगवान ने लड़का व लड़की दोनों को एक समान बराबर बनाए हैं, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रखा है, दोनों में समानताएं रखी हैं। हाँ, कुछ अंतर रखे हैं, वो इसलिए रखे हैं ताकि रिप्रोडक्शन सर्किल पूरा हो सके, ना कि इसलिए रखे हैं कि कौन बीबी बनेगा, कौन बाहर जाएगा, कौन घर के अंदर रहेगा, कौन निर्णय लेगा। इसलिए वो अंतर तो बिल्कुल भी नहीं रखे हैं। अगर फिजिकल ताकत बदला लेने वाली ही होती तो दुनिया के ऊपर पहलवान ही राज कर रहे होते। तो इसका मतलब हमारी लड़कियां तो बिल्कुल कमजोर नहीं है, लेकिन इनको कमजोर बनाया जाता है उद्देश्य के कारण, और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर लड़की पैदा होती है तो उसे दुल्हन वाली गुड़िया, किचन सेट, बर्तन सेट, देखभाल करने वाले और सहयोग करने वाले ही खिलौने दिए जाते हैं। और जैसे ही अगर लड़का पैदा होता है तो उसे बंदूक, रिवाइवल, कार, सुपरमैन, ग्रोथ करने वाले और एग्रेसिव करने वाले ही उन्होंने दिए जाते हैं। ये बच्चों की इच्छा होती नहीं है, ये उनकी इच्छा बनाई जाती है। लड़कियों की तरह दौड़ रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह भाग रहा है, ये सब बातें जब माँ बाप अपने बच्चों से बोल रहे होते हैं तो बगल में लड़के की बहन भी सुन रही होती है। वो क्या सोचेगी कि लड़कियों की तरह भागना बहुत बुरा भागना होता है। भले ही लड़की लड़के के कपड़े तो पहन सकती है, लेकिन एक लड़का लड़के के कपड़े पहन लेगा तो ऐसे कर देते हैं जैसे कि उसने बहुत ही छोटे आदमी के कपड़े पहन लिए हों, यानी कि लड़की के कपड़े पहन लिए हों। एक उम्र के आते लड़कियों को समझा दिया जाता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितने समय तक बाहर जाना है, कैसे खाना है, और लड़कों को एकदम स्वतंत्रता दे रखी होती है। वही लड़का रोड पर पैंट की जिप खोल के पेशाब कर दे तो वो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, और वहीं एक लड़की रोड पर स्कर्ट पहन कर निकल जाए तो बहुत ही असाधारण सी बात है। और दोनों में कौन सी असाधारण सी बात है, कृपया आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर भी बाहर जाना होगा तो उसके साथ 5 साल का बच्चा लगा दिया जाता है। वास्तव में अगर उस लड़की के ऊपर हमला भी हुआ ना तो 5 साल का बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता, उस लड़की को बचा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके साथ 5 साल का बच्चा लगा दिया जाता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने आप को मजबूत, ताकतवर, रक्षक समझता है, और लड़कियों को तो बहुत ही कमजोर समझता है। और वो ट्रेनिंग इस स्तर की होती है कि लड़कों के दिमाग पे हावी हो जाता है कि दुनिया में वो किसी से भी हार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों से हार बर्दाश्त नहीं होगी। एक लड़का सबसे ज़्यादा हिंसात्मक तब होता है जब कोई लड़की उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की होती है,
लेकिन बैंकों में तो हर रोज चोरी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत मजबूत है। अगर मैं वहाँ पर चोरी करता हूँ तो पकड़ा जाऊँगा, फांसी नहीं होगी लेकिन पकड़ा जाऊँगा। लेकिन रेप केस आज तक होते रहते हैं, क्योंकि अपराधी को ऐसा लगता है कि पीड़िता बहुत कमज़ोर है, अगर मैं वहाँ पर अपराध करता हूँ तो बचकर निकल सकता हूँ। घरेलू हिंसा के पीछे भी यही साइकोलॉजी काम करती है। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो दावा करती हैं कि शादी से पहले किसी न किसी रस्म रिवाज के माध्यम से दिमाग में बैठ जाए कि लड़की लड़कों से कमज़ोर है। और ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, आप कोई सा भी धर्म उठा कर देख लीजिए, सभी धर्मों में यही बात है। लड़की भले ही प्लेन क्यों न चलाती हो, यहाँ तक कि फाइटर जेट क्यों न चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे स्टेज तक धीरे धीरे ही चल कर जाना होता है, और वो भी 4-5 लोगों से पकड़ कर ले जाते हैं। एक लड़का वहाँ एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन के लिए नकली राजा बना देते हैं, और वो एक दिन के लिए नकली राजा बनने के लिए बहुत समय तक ईएमआई जमा करता है। इनके नाम बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, खामी, स्वामी, पतिदेव, शौहर, करोड़ों का मालिक, यानी पहले ही उसे मालिक बना दिया। इन छोटी छोटी चीज़ों से, अनकही बातों से ये समझाया जाता है कि कौन मालिक है और कौन नौकर। हमारा समाज दावा करता है कि लड़कियों के हाथ में कुछ है ही नहीं। एक साधारण सी लॉजिक की बात है कि एक इंसान के 2 बच्चे हैं तो उसकी जो संपत्ति होगी वो दोनों में आधी आधी होनी चाहिए। हमारा संविधान भी यही कहता है, लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं कहता है। हमारा समाज 5% दहेज पकड़ाकर लड़कियों को दूसरों के घर भेज देता है। बाकी की 95% संपत्ति पर घर का बेटा, कुल का दीपक, राजा बेटा ही राज करता है, और वो भी 5% संपत्ति सिर्फ कहने की ही लड़की की होती है। अगर लड़की उस पैसे से कोई कोर्स करना चाहे या कहीं जाना चाहे या कुछ खरीदना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती। वास्तव में तो पैसा उसी का है, लेकिन उस पैसे का करना क्या है वो हम बताएंगे। और रही बात शिक्षा की, तो सबसे पहली बात, अगर माँ बाप के पास दोनों में से एक को पढ़ाने का पैसा है तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को पढ़ाते हैं। और चाहे लड़की कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर किसी कारणवश लड़की को उन्होंने पढ़ा भी दिया तो माँ बाप के दिमाग में भ्रम हो जाता है कि हमने लड़की की शिक्षा करा दी है, अब वो जिंदगी में कहीं मात नहीं खाएगी। अरे जब लड़की के हाथ में कुछ है ही नहीं तो लड़की कितनी भी शिक्षित क्यों ना हो वो हमेशा मात खाएगी। मैके में पराए घर जाना है, ससुराल में पराए घर से आई है, तो लड़कियों का असली घर कौन सा होता है ये तो आज तक भी एक रहस्य की बात है। और आपने घर के बाहर नेम प्लेट लगी देखी होगी, लेकिन नेम प्लेट पर कभी भी घर की बहुओं का नाम लिखा हुआ नहीं देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि जो भी अंदर आए उन्हें पता रहे कि यह घर किनका है। गलती से अगर लड़की माँ बाप के लिए कुछ कर भी दे या माँ बाप के लिए घर खरीद भी ले तो उसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिलता। हमें तो भगवान ने लड़की नहीं, हमें तो लड़का दिया है, यानी उसका खुद का क्रेडिट भी उसको नहीं मिलता। प्रत्येक 3 औरत में से 1 औरत घरेलू हिंसा का शिकार है। अगर आप ध्यान करें तो दुनिया में कोई भी हिंसा करता है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है किसी पर कंट्रोल पाने के लिए, और सेम चीज़ यहीं भी लागू होती है। पैसे से तो कमज़ोर कर दिया जाता है इनको, साथ ही कंट्रोल पाने के लिए हिंसा भी होती है। अब ये हिंसा भी हर घर के हिसाब से अलग तरीके की होती है। कहीं पर फिजिकल हिंसा होगी, कहीं पर फाइनेंशियली हिंसा होगी, कहीं पर दिमागी बहस होगी, यानी हर घर के हिसाब से अलग अलग हिंसा होती है। यह हिंसा भी स्ट्रक्चर तरीके से की जाती है। घरेलू हिंसा एक साइकिल के चक्कर की तरह काम करती है। पहले कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर घरेलू हिंसा होगी, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर घरेलू हिंसा होगी, फिर मैनिपुलेशन होगा। और आपको समझाया जाएगा, कई बार बोला जाएगा कि ये मैनिपुलेशन आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, और कई बार तो आपको इसकी वजह आदमी का गुस्सा ही बताएंगे। और जब वास्तव में आदमी गुस्सा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, दुनिया में इनसे बड़ा तो कोई मर्द नहीं था, लेकिन इन्होंने तो कभी गुस्सा नहीं दिखाई। अगर आदमी की गुस्सा नाम की कोई चीज़ होती तो वो हर जगह समान रहती। एक आदमी फीमेल बॉस से गाली खाता है तो हाथ नहीं उठाता, एक आदमी के फीमेल दोस्त होते हैं तो हाथ नहीं उठाता, एक आदमी को रास्ते में बहुत लड़कियां मिलती हैं तो हाथ नहीं उठाता, एक आदमी के घर में चाची, ताई, मौसी, बुआ, इन सबको छोड़कर उसे अपने घर के रस्मों, रीति रिवाज बड़े अच्छे से मालूम होता है। उसे वो सिर्फ उसी पर हाथ उठाता है, उसे पता है कि मेरी औकात कहाँ तक सीमित है। और जब भी आपके सामने कोई भी घरेलू हिंसा का केस आए तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आदमी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होता है वही लड़कियों पर हाथ उठाता है। हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी आदमी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी 3 में से 1 औरत के ऊपर हाथ उठता है। तो इसका मतलब 33% मर्द संविधान के हिसाब से अपराधी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनकी अभी किसी ने शिकायत नहीं की है। आप कोई सा भी विकासशील देश का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, दोनों में लड़का व लड़की को पार्टिसिपेशन बराबर होता है। कोई भी देश अपनी 48% जनसंख्या को अयोग्य बनाकर आगे नहीं बढ़ सकता। सेम चीज़ इन घरों में भी होती है। वो घर ज़्यादा आगे बढ़ता है जिसमें मेल व फीमेल दोनों ही योग्य होते हैं। जब हम लोग गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स भी हमारे साथ यही कर रहे थे, हमें जहर खिला खिलाकर नहीं मार रहे थे, वो हमें समान नहीं समझ रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, हमारे अधिकार छीन रहे थे। और इस चीज़ के लिए हमने कितनी कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी।
और जब जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली तो हमने भी 48% जनसंख्या के साथ वही किया जो हमारे साथ होता आ रहा था। हमारे संविधान के हिसाब से एक मर्द व एक औरत दोनों ही बराबर हैं, लेकिन समाज के हिसाब से नहीं। तो अब समाज ये सोच बदल डाले या समाज ये मान ले कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब हम 6 बजे के बाद अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेज ही नहीं सकते। अगर लड़की 6 बजे के बाद बाहर जाती है तो उसी का रिक्शा और गलती भी उसी की है, क्योंकि जो लड़का है बाहर वो तो बेचारा अपना काम कर रहा होता है, तो गलती सिर्फ और सिर्फ लड़की की है। भरी बस में एक सिर्फ कंधा टच होने से जिसको मज़ा आ जाए वो इंसान है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री की 48% जनसंख्या 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की धज्जियां उड़ती हैं। और इससे बड़ा कोई युद्ध हो सकता है क्या? पूरे विश्व में करे जाने वाले कामों में एक फीमेल एक मेल की तुलना में 2 तेजी से काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भारत में 80% जज मेल हैं, 90% सैलरी लड़के उठाते हैं और संसद में भी 80% आदमी बैठे हुए हैं। पूरे विश्व में 80% संपत्ति के लड़के ही मालिक हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन सब के पीछे लड़के जिम्मेदार हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी तक जितनी भी चर्चा की है वो एक सिर्फ समाज की सोच है, उसके खिलाफ चर्चा की है। इस सोच को मानने वाले लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। इस सोच के खिलाफ लड़ने वाले लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। आज हमने जो ये सब चीज़ों पर चर्चा की है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के अधिकार के मुद्दों की बात नहीं है, बल्कि ये इंसान के अधिकार के मुद्दों की बात है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।